नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर विद्युत धारा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ के द्वारा जटिल विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने के लिए दो नियम दिए गए। एक एक करके दोनों नियमों को यहां पर समझेंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, क्योंकि इन नियमों पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में या कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर आज का ये जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, जिससे हम जटिल से जटिल विद्युत परिपथ का विश्लेषण कर सकते हैं। जटिल से जटिल विद्युत परिपथ में किसी अवयव में से बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी विद्युत अवयव के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है विद्यार्थियों। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अपना आज का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ के नियम। तो देखिए किरचॉफ का नियम किस लिए यूज में आता है? जटिल विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने के लिए। जटिल विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने हेतु, परिपथों का विश्लेषण करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, जटिल विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने के लिए हम किरचॉफ के नियमों को यूज में लेंगे। जटिल परिपथों को सरल रूप से समझने के लिए किरचॉफ के द्वारा दो नियम दिए गए। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि विद्युत परिपथ है क्या, फिर हम देखेंगे जटिल विद्युत परिपथ किसे कहेंगे। तो देखिए विद्युत परिपथ, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि विद्युत परिपथ क्या चीज है। विद्युत परिपथ हम किसे कहेंगे? देखिए कुछ तार होंगे जिनको हम संयोजन तार कहते हैं। इस संयोजन तार से जुड़ा एक ऐसा जाल जिसमें कुछ विद्युत अवयव लगे होंगे, कुछ विद्युत वाहक बल स्रोत लगे होंगे, उस जाल को हम विद्युत परिपथ कहेंगे। चलिए डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं कि ऐसा जाल जिसमें संयोजन तारों से, जिसमें संयोजन तारों से, संयोजन तारों से विद्युत अवयव क्या क्या जुड़े हैं, कुछ विद्युत अवयव यहां पर जुड़े हुए हैं, वह विद्युत वाहक बल स्रोत जुड़े हो, विद्युत वाहक बल स्रोत जुड़े हो, विद्युत वाहक बल स्रोत जुड़े हो। ठीक है, तो एक ऐसा जाल होगा जिसमें संयोजन तारों की सहायता से कुछ विद्युत अवयव और विद्युत वाहक बल स्रोत जुड़े होंगे। अब इनको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं संयोजन तार क्या होते हैं। देखिए किसी भी सर्किट के अंदर विद्युत अवयवों को जोड़ने के लिए कुछ तारों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम संयोजन तार कहते हैं। ये मोस्टली तांबे के बने होते हैं। जैसे हम बात करें घरेलू विद्युत परिपथ, अपने घरों के अंदर भी क्या है, विभिन्न उपकरण है जुड़े हुए हैं। अपनी जो फिटिंग है, बिजली फिटिंग है, उसमें कुछ तार होते हैं, उनको हम कहते हैं संयोजन तार। मोस्टली वो तांबे के होते हैं। बाहर से जो पावर हाउस है वहां से अपने घरों तक जो विद्युत परिपथ है उसके अंदर एल्यूमिनियम के तार यूज में लिए जाते हैं। तो मोस्टली तो तांबे के ही होते हैं। मोस्टली तो किसके होते हैं? तांबे के ही होते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम के भी पॉसिबल है, अन्य धातु के भी पॉसिबल है, बट मोस्टली किसके होते हैं? तांबे के होते हैं। फिर मैं बात करता हूं विद्युत अवयव। विद्युत अवयव यहां पर इसका मतलब क्या है?
देखिए विद्युत अवयव का मतलब है कि सर्किट से कोई ना कोई उपकरण यहां पर जुड़ा हुआ है और वो जो उपकरण है वो एक प्रतिरोध की भांति काम कर सकता है। किसकी भांति काम कर सकता है? प्रतिरोध की भांति काम कर सकता है। तो हम जो उपकरण है वो एक तरीके का प्रतिरोध है। जैसे बल्ब है तो वो एक तरीका का क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है। तो विद्युत अवयव का मतलब यहां पर हो गया कि जैसे प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया, कोई कुंडली हो गई, कोई डायोड हो गया, और ये सारे अपने विद्युत उपकरणों के अंदर लगे होते हैं। तो वो जो विद्युत उपकरण है एक्चुअल में वही विद्युत अवयव है। यहां पर उतनी गहराई से नहीं जाते, यहां पर उनको हम प्रतिरोध कह देते हैं, संधारित्र कह देते हैं, कुंडली कह देते हैं। तो यहां पर प्रतिरोध हो गया है, संधारित्र हो गया है, संधारित्र, और हम कुंडली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुंडली भी कह सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल स्रोत क्या है? विद्युत वाहक बल स्रोत, तो विद्युत वाहक बल स्रोत हैं। देखिए विद्युत वाहक बल स्रोत का मतलब है कि जो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करें, जो विद्युत परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करें, तो वो होते हैं सेल। तो या तो क्या होते हैं? सेल। और सेलों के संयोजन से बन जाती है बैटरी। सेल या बैटरी है वो विद्युत परिपथ के अंदर एक विभवांतर उत्पन्न करते हैं, जिनको हम विद्युत वाहक बल स्रोत कहते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए विद्युत परिपथ से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हमारे पास में है, एक एक करके उन टर्म्स को यहां पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं संधि। संधि को अंग्रेजी में नोड कहते हैं, और संधि को एन से लिखा जाता है। किससे पुट किया जाता है? एन से पुट किया जाता है। संधि क्या होती है? कि किसी भी विद्युत परिपथ में जहां पर तीन या तीन से अधिक तार एक साथ में जुड़े होते हैं, तो उस बिंदु को हम संधि बिंदु कहेंगे, नोड कहा जाएगा। तो ये हमारे पास में एक तार है, ये दूसरा तार है, ये तीसरा तार है, और यहां से यदि कोई धारा आ रही है I1, यहां से कोई धारा आ रही है I2, यहां से कोई धारा आ रही है I3, तो देखिए ये इस बिंदु के ऊपर मिल रही है, ये इस बिंदु के ऊपर मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं नोड। इसको क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। इसी को ही हम संधि कहते हैं, जहां पर तीन या तीन से अधिक तार एक साथ में जुड़े हो। ओके, संधि आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर पास। एक किसी विद्युत परिपथ में पास क्या होता है? अंग्रेजी में इसको लूप कहा जाता है। होता क्या है? मैं यहां पर एक जाल निर्मित कर रहा हूं। ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई सेल है। यहां पर हम कोई अन्य सेल ले लेते हैं, कोई अन्य रेजिस्टेंस ले लेते हैं। इस तरीके का मैं एक जाल यहां पर निर्मित कर रहा हूं। ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है, ये कोई अन्य सेल है, इस तरीके से। तो यहां पर एक क्लोज लूप का निर्माण करेंगे। आप यहां पर देखेंगे कि ये बिंदु को नाम देता हूं मैं ए, इसे दे देता हूं बी, सी, डी, ई और एफ, ये नाम दे दिया। तो देखिए लूप क्या है? ऐसे चले, यहां से बी, सी, डी, तो ये एक लूप हो गया। यहां से ये क्लोज लूप है ना, इसी को हम कह रहे हैं पास या लूप। इसी को ही क्या कहा जा रहा है? पास या लूप। ये भी एक लूप का ही एग्जांपल है। जैसे सी, डी, ई, एफ, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। यहां से यहां तक कर दीजिए, ये भी एक लूप का निर्माण कर लेता है। ओके, तो लूप का मतलब है कि आपके पास में जो विद्युत परिपथ का जाल है उसके अंदर एक क्लोज सर्किट होगा, बंद परिपथ होगा, और उसी को हम पास या लूप कहेंगे। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। एक इसमें आता है शाखा। शाखा, ब्रांच। तो शाखा क्या चीज है? तो देखिए विद्युत परिपथ के अंदर एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें विद्युत धारा नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। देखो ध्यान देना भाई, यहां से लेकर यहां तक, इस सी से लेकर यहां तक पूरे भाग में एक समान धारा बहेगी,
और यहां से लेकर यहां तक एक धारा बहेगी, यहां से लेकर यहां तक एक धारा बहेगी। तो यहां से लेकर ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है और ये तीसरी ब्रांच है। तो इसमें 3 ब्रांच हैं। कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांच है। तो ब्रांच या शाखा किसी विद्युत परिपथ के अंदर वह हिस्सा होता है जिसमें धारा एक समान रहती है, ब्रांच या शाखा कहलाती है। तो देखिए ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि किरचॉफ के नियम को समझने के लिए ये सारी जानकारी हमें पता होनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर अब किरचॉफ के पहले नियम की। अपनी जो अगली हेडिंग है वो है किरचॉफ का पहला नियम, प्रथम नियम। इस नियम को संधि नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि नियम। इस नियम को और क्या कहते हैं? संधि नियम भी इसको कहते हैं। क्या कहेंगे? संधि नियम इसे कहेंगे। संधि नियम भी इसको कहा जाता है। क्लियर? नोड नियम कहेंगे। क्या है? देखिए ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि किरचॉफ का जो संधि नियम है वो हमें ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है, 0 होता है। तो देखिए क्या है, समझ लीजिए कि किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। क्या है कि आपके पास में कोई विद्युत परिपथ है और संधि पर जितनी भी धाराएं मिलती है उनका बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। इस नियम को समझने के लिए हमें यहां पर चिन्ह परिपाटी समझनी होगी। क्या समझनी होगी? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? चिन्ह परिपाटी का मतलब है धारा को हम किस स्थिति के अंदर पॉजिटिव लेंगे, किस स्थिति के अंदर नेगेटिव लेंगे। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाएगा। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, संधि की ओर आने वाली धाराएं क्या लेंगे? धनात्मक। वह संधि से दूर जाने वाली धाराएं, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती है। धाराएं ऋणात्मक ली जाती है, तो हम नेगेटिव में लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इनको समझ लेते हैं कि हमारे पास में यहां पर एक जाल है। जैसे ये कोई जाल है, इस तरीके से हम एक जाल ले लेते हैं। ये हमारे पास में एक तारों का जाल है। इसमें यहां पर धारा आ रही है जैसे I1, ये जैसे बाहर जा रही है I2, ये अंदर आ रही है I3, ये भी अंदर आ रही है I4, ये बाहर निकल रही है I5। और ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये संधि बिंदु है। ये क्या है? संधि बिंदु। ओके,
तो देखो यहां पर ये जो अपना नियम है वो हमें क्या कहता है। नियम ये कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है, शून्य होता है। देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी संधि के ऊपर धाराओं का बीजगणित योग, उनका आप जोड़ कर दीजिए। वो जो जोड़ है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, शून्य के इक्वल है। ओके, इसके तुल्य होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब यहां पर जो भी धाराएं हैं उनका हम जोड़ कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये वाली धारा संधि के पास की ओर आ रही है तो इसको हम लेंगे धनात्मक, I1 को क्या लेंगे, धनात्मक। I2 है, उन सब का जोड़ अपन को जीरो के इक्वल पुट करना। देखो यही तो कह रहा है, धाराओं का जो जोड़ है वो जीरो के इक्वल रख देंगे। एक एक करके मैं धाराएं ले लेता हूं, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग उनका चिन्ह ले लेता हूं, और उन सब का जोड़ है वो हम शून्य के इक्वल पुट कर देंगे। चलिए I2 क्या है, संधि से बाहर निकल रही है तो इसको हम लेंगे माइनस में, इसको हम किस में लेंगे, माइनस में। I3 है वो संधि के पास की ओर आ रही है, इसको हम लेंगे प्लस में। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ये I3 है वो पॉजिटिव। I4 भी संधि की ओर आ रही है तो इसको भी हम लेंगे पॉजिटिव। और ये I5 है वो संधि से दूर जा रही है, इसको हम लेंगे नेगेटिव। और इन सब का जो टोटल है वो आ जाएगा अपने पास में जीरो के इक्वल। ठीक है, तो यही है नियम। बट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, I1 पॉजिटिव है, I3 भी क्या है, पॉजिटिव है, I4 भी पॉजिटिव है, I2 और I5 नेगेटिव है। इनको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये है तीनों जो धाराएं हैं वो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं। I2 और I5 है संधि से दूर जाने वाली धाराएं। तो ये नियम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। चलिए यहां से क्या स्पष्ट हो गया, तो किरचॉफ के प्रथम नियम को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, किरचॉफ का प्रथम नियम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, प्रथम नियम देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि से दूर जाने वाली, दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो जितनी धारा संधि पर आ रही है उतनी ही वापस चली जाती है, क्योंकि संधि पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं बराबर रहती है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि संधि पर जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश वापस जा रहा है। तो संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, आने वाला आवेश जाने वाले आवेश के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नियम में आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है
क्योंकि जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होगा, तो जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होगा। देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि किरचॉफ का नियम क्या है, तब आपको सीधा स्टेटमेंट पुट करना है। एक ये पूछा जा सकता है कि किरचॉफ के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो समेशन आई इक्वल टू 0 ये गणितीय रूप है। इसके अलावा किरचॉफ का जो नियम है वो किस संरक्षण नियम की पालना करता है, तो वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। इसके साथ में इस पर आधारित कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन, छोटा मोटा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार किया है, यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले आप समझें, फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। तो देखिए विद्यार्थियों, यह एक परिपथ जाल है और इस परिपथ जाल में सर्किट में से बहने वाली जो धारा आई है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इनको आप समझने के लिए देखो, इस संधि के ऊपर आने वाली धाराएं तो कौन कौन सी है। यहां से यदि ये दोनों धाराएं आ रही है तो यहां से इधर से धारा बाहर जाएगी, इधर से धारा बाहर निकलेगी। तो यहां से आ रही है 5 एम्पियर, यहां से आ रही है 1.5 एम्पियर। इधर से जो धारा जाएगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी, क्योंकि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली के बराबर होगा। आप इनको एक बार समझ लें अच्छे से। एक बार यदि समझ में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन है वो चुटकियों में हो जाएगा। करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप इसको क्या ले लें, I1, इसको कह दें I2, ठीक है, इसको कह दें I3, इस वाली धारा को कह दें I4, इस वाली धारा को कह दें I5 और ये I है I। मैं इसको कह देता हूं I डैश। तो I डैश का मान क्या होगा, यहां पर इस संधि पर आने वाली धाराएं तो कौन कौन सी है, I1 प्लस I2, और जाने वाली कौन सी है, I डैश। तो यहां से I डैश अपन को कितना मिल चुका है, I1 की वैल्यू है 5, I2 की वैल्यू है 1.5, ये अपन को मिल गया है 6.5 एम्पियर, 6.5 एम्पियर, ये I डैश मिल गया। अब यहां पर आप ध्यान दें, इस बिंदु के ऊपर उधर से आ रही है I3, इधर से आ रही है I डैश, और इधर से जाने वाली जो धारा है उसको मैं कह देता हूं I डबल डैश, I डबल डैश। तो I डबल डैश का मान किसके बराबर होगा, यहां पर आ रही है I डैश, इधर से आ रही है I3, और आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली कौन कौन सी है, इसको कह देता हूं मैं बिंदु A, ये तो A पर है, ये है बिंदु B। तो संधि A पर, ये वाला तो मैंने लिखा है संधि A पर। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, भी मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूं। आप अंगुलियों पर भी कर सकते हैं, बट जो रिटन एग्जाम होती है उस पर आप किस तरीके से, उस एग्जाम्स में आप कैसे इनको करोगे। तो संधि बी पर, संधि बी पर कौन कौन सी आ रही है, I3, एक तो आ रही है I3, एक आ रही है I डैश, I डैश। इन दोनों का योग है वो यहां से जाने वाली धारा के योग के बराबर, तो जा एक ही रही है I डबल डैश। तो I3 कितना है, I3 हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में 2.5, कितना दे रखा है 2.5। I डैश कितना दे रखा है 6.5, क्या आ जाएगा I डबल डैश। तो I डबल डैश बराबर आ गया अपने पास में, कितना आ गया 9 एम्पियर, कितना आ गया है 9 एम्पियर आ गया है। तो यहां से जो धारा बह रही है यह है 9 एम्पियर। इस संधि बिंदु को नाम दे देता हूं मैं C, इस संधि बिंदु को नाम देता हूं मैं D। तो अब संधि C पर कौन सी संधि की बात करेंगे, हाँ मैं संधि C पर, संधि C के ऊपर क्या होगा, संधि C के ऊपर आने वाली धाराओं का योग, जाने वाली तो इधर से I डबल डैश, इधर I4, इधर वाली धारा को मैं ले लेता हूं I ट्रिपल डैश, I ट्रिपल डैश। तो संधि C के ऊपर आ तो कितनी रही है I डबल डैश, जा कितनी रही है I ट्रिपल डैश प्लस I4 जा रही है। देखो ये भी इससे बाहर निकल रही है, ये भी निकल रही है, तो I ट्रिपल डैश यहां से बाहर निकल जाएगा। I डबल डैश कितना 9, I ट्रिपल डैश कितना अपन को नहीं पता, निकालना है। I4 कितना 3, तो यहां से I ट्रिपल डैश बराबर आ गया है 9 माइनस 3, I ट्रिपल डैश बराबर आ गया है 6 एम्पियर, कितना आ गया है
6 एम्पियर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं संधि डी पर। संधि डी पर ये वाली अपने पास में संधि, तो यहां आ तो रही है आई ट्रिपल डेस, आ तो क्या रही है आई ट्रिपल डेस, और जा कौन कौन सी रही है, I5 जा रही है यहां से, प्लस में आई जा रही है। तो आई ट्रिपल डेस की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, ये 6, I5 अपन को दे रखा है 0.5, आई का मान हमें ज्ञात करना है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 0.5, ये आ गई अपने पास में 5.5 एम्पियर। कितनी आ गई है 5.5 एम्पियर। तो यहां पर सर्किट में किसी भी भाग में से बहने वाली धारा आप ज्ञात कर सकते हैं। यह आपको सारा का सारा मैंने समझा दिया है, समझ में भी आ जाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इसको हम लूप नियम या पास नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे लूप नियम या पास नियम भी कहते हैं। इसे लूप या पास नियम भी कहते हैं, इसे लूप या पास नियम भी कहते हैं। कि अब देखें, ये जो नियम है वो क्या कहता है, ये बंद परिपथ के लिए लागू होगा, किसी लूप के लिए लागू होगा, किसी पास के लिए लागू होगा। क्या कहता है कि विद्युत परिपथ के बंद लूप में, बंद पास में विभव पतनों का योग शून्य होता है। कि आपके पास में विद्युत अवयव लगे हुए हैं, विद्युत वाहक बल स्रोत लगे हुए हैं, उन सब पर जो विभव पतन है, बंद पास में जो विभव पतन है, उनका बीजगणित योग शून्य होगा। का बीजगणित योग क्या होगा, शून्य होगा। इसकी भी चिन्ह परिपाटी, एक बार इस नियम को मैं आपके सामने रख देता हूं। नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ के बंद लूप में, किसी परिपथ के बंद लूप या बंद पास में, बंद पास में विभव पतनों का योग शून्य होता है। विभव पतनों का बीजगणित योग शून्य होता है। अब देखो इनको कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे वो अपन देख लेते हैं। बीजगणित योग शून्य होता है। इस नियम को अलग अलग किताब वाले हैं वो अलग अलग तरीके से देखते हैं। यदि आप मेरे वाले मेथड को फॉलो करते हैं तो आप एक बार एक ही मेथड को फॉलो करें। यदि आप बार बार अलग अलग मेथड यूज में लेंगे तो वहां पर दिक्कत आएगी। हमारे नोट्स में भी थोड़ा सा दोनों तरीके बता रखे हैं, तो वहां पर भी बच्चों को दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स को समस्या आती है। उससे बचने के लिए आप केवल एक मेथड को फॉलो करें। इसका जो गणितीय रूप है वो क्या है कि बंद लूप में गणितीय रूप क्या कहता है, देखिए कि बंद पास में विभव पतनों का जो योग है वो शून्य होता है। विभव पतनों का योग कितना होता है, शून्य होता है। यह है गणितीय रूप, ये लाइन है, इसका मतलब यही है। अब अपन को यहां पर इसकी चिन्ह परिपाटी समझनी होगी कि चिन्ह परिपाटी यदि अपन को समझ में आ जाए तो फिर ये जो नियम है, दूसरा जो नियम है, की सारी समस्या दूर हो जाएगी। चिन्ह परिपाटी में आपके सामने रख देता हूं। चिन्ह परिपाटी समझा देता हूं मैं, ज्यादा लैंग्वेज में यहां पर पुट नहीं करवाने जा रहा। पहला तरीका क्या है कि आपके पास में ये कोई रेजिस्टेंस है, ये क्या है, कोई रेजिस्टेंस है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं मैं पी। ये रेजिस्टेंस है और धारा इधर से इधर जा रही है आई। ए से बी की ओर जाने पर, किधर से किधर जा रहे हैं, ए से बी की ओर। हम बंद लूप के अंदर पूरा एक चक्कर लगाएंगे भाई, जहां से चले घूम फिरकर बंद लूप में उसी बिंदु पर वापस आएंगे। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है उनमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप धनात्मक होंगे, कुछ ऋणात्मक होंगे। तो किसको धनात्मक लेना है और किस विभव पतन को ऋणात्मक लेना है,
ये अब हम चिन्ह परिपाटी के जरिए समझ लेते हैं। तो एक बार आप हमारे साथ में बने रहिए। यदि आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, यहां पर किधर जा रहे हैं, ए से बी की ओर चलने पर, ए से बी की ओर जाने पर, ए से बी की ओर जाने पर मतलब हो गया धारा की दिशा में और जाने पर, धारा की दिशा में, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। यदि हम करंट की दिशा में जाएं, उस कंडीशन में धारा की दिशा में जाएंगे तब जो वोल्टेज ड्रॉप है, हम ए से बी की ओर चल रहे हैं भाई, चलिए इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ए से हम किधर जा रहे हैं, बी की ओर, तब जो वोल्टेज ड्रॉप है V बराबर होता आई आर, आई इसमें से बहने वाली धारा, आर उसका रेजिस्टेंस, तब तो लेंगे हम प्लस में, धारा की दिशा में तो इसकी चिन्ह परिपाटी कैसी लेंगे, प्लस में। बी से ए की ओर चलने पर, अब की बार किधर जा रहे हैं, बी से ए की ओर चलने पर मतलब धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, इसका मतलब क्या हुआ, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। ओके, चलिए धारा की अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम चलें, इसका मतलब है कि हम बी से ए की ओर जा रहे हैं, इधर से किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हम खुद चल रहे हैं इधर, धारा जा रही है ए से बी की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो उस स्थिति में जो विभव पतन है वो आपको लेना है माइनस में, किसमें लेना है, ये आपको दोनों चिन्ह समझ लेने हैं, इस स्थिति में प्लस में, इस स्थिति में किसमें ले रहे हैं हम, माइनस में ले रहे हैं। ओके, अब मैं यहां पर एक और चिन्ह परिपाटी की बात करता हूं, अपने पास में ये है सेकंड तरीका। सेकंड तरीका क्या है कि अपने पास में अब की बार सेल है, क्या है, सेल, प्लस से माइनस, ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, इस सेल का विद्युत वाहक बल है ई, इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, यदि अब देखो इसको आप समझ लेवें, आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, किधर से किधर, ए से बी की ओर, इसके प्लस से माइनस वाले चिन्ह की ओर जा रहे हैं, तब इसके विद्युत वाहक बल को आप लेंगे प्लस में, इसमें लेंगे प्लस में, इसको अच्छे से समझ लें। और यदि आप बी से ए की ओर जा रहे हैं, किधर से किधर जा रहे हैं, बी से ए की ओर जा रहे हैं, तब इसके विद्युत वाहक बल को लेंगे माइनस में। आप ये समझे कि यदि हम इधर से इधर चले, पहले चिन्ह आ गया प्लस में, तो इसके विद्युत वाहक बल को, इसके वोल्टेज को, सेल के वोल्टेज को प्लस में लेंगे, और उधर से उधर चल रहे हैं, लूप में हम पूरा लूप में चक्कर लगाएंगे, उधर से उधर चलेंगे तो इसमें हम नेगेटिव से पॉजिटिव साइन की ओर आ रहे हैं, पहले नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसके वोल्टेज को हम नेगेटिव में लेंगे। ये अपनी चिन्ह परिपाटी, इसको आपको दिमाग में फिट बैठा कर रखना है, तभी ये समझ में आएगा। देखिए किसी बंद लूप के अंदर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ के अंदर क्या होता है कि जितना वोल्टेज विद्युत वाहक बल स्रोत है वो ऊर्जा क्रिएट करता है, उतनी ऊर्जा काम में आ जाती है। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होता है। तो ये जो नियम है इसके अंदर क्या होता है, ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, यह है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो इस स्थिति के अंदर एनर्जी कंजर्वेटिव रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होगा। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़ा सा जटिल बनाएंगे। पहले हमारे पास में एक सिंपल सा सर्किट है, देख लीजिए, और दिए गए चित्र में प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो एक सिंपल सा सर्किट है, इसमें आपको किरचॉफ के नियम को अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर सीधा ही समझ लें, क्योंकि दोनों सेल पास पास में ही लगे हुए हैं, तो इनका कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल,
कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? आप यहां पर देखें, कुल विद्युत वाहक बल ज्यादा वाले में से कम वाला घटा लेंगे। तो जैसे इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका है E2, तो 10 माइनस 6 ये 4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया धारा इधर से बहनी है। ठीक है, देखो इनके चिन्ह अपोजिट है, ये माइनस। यदि ये प्लस का होता तो दोनों जुड़ जाते, दोनों एक ही क्रम में जुड़े होते तो जुड़ जाते, विपरीत क्रम में जुड़े हैं तो घट गए हैं। अब यहां पर देखें, रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या है? कुल जो प्रतिरोध है वो है 16 ओम। कुल रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? 16 ओम। तो परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा, तो देखिए धारा बराबर क्या आएगा? कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल, ये आसान तरीका है, किरचॉफ का नियम भी यहां पर लगा सकते हैं, बट इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। आई कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल तो हमारे पास में है 4, कुल प्रतिरोध हमारे पास में है 16 है। ठीक है, 16 का भाग लगा देंगे, ये तो 1/4 एम्पियर, तो ये आ गया 0.25 एम्पियर आ चुका है। ओके, देखो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, उससे भी इसको मैं समझा देता हूं। ये हमारे पास में है A, इसको नाम देता हूं मैं B, इसे C, इसे D, ऐसे दे रहा हूं मैं। अपन क्या है, एक बिंदु से चलेंगे, ऐसे घूमते घूमते वापस उसी बिंदु पर लौट आएंगे। हमने धारा ये I मान ली, कितनी मान ली? I। यहां से चले, इसके ऊपर धारा की दिशा में, इधर कहां धारा जा रही है? I। हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो इसके ऊपर देखो क्या होता है, इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो I इंटू आर होता है, तो I इंटू में 16, I इंटू में 16। फिर इधर से चले, इसका जो वोल्टेज है वो हम इधर से घूम कर आए तो केवल यही रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है और सेल पर होता है। सेल तो वोल्टेज देता है, रेजिस्टेंस ड्रॉप कर लेता है, बट यहां पर अपन को जिस ये जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग इसको समझना पड़ेगा। तो यहां पर प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, तो माइनस में 6 वोल्ट, इसके तो सिर्फ वोल्टेज लिखना है, और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है? I इंटू आर लिखना है। अभी जो मैंने समझाया ना, आप इनको देखें कि इसके ऊपर तो जो वोल्टेज ड्रॉप है मैंने I इंटू आर लिखा, इसमें से बहने वाली धारा इंटू रेजिस्टेंस, इस पर भी देखो धारा इंटू रेजिस्टेंस, जबकि यहां पर सिर्फ वोल्टेज, इस बैटरी का जो भी वोल्टेज है वो लिखना है। मैंने यहां पर क्या लिखा, यहां से बहने वाली धारा I इंटू इसका रेजिस्टेंस, यहां पर इसका वोल्टेज प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो प्लस, इसमें प्लस में, फिर माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो इसका लेंगे माइनस में, और इन सब का जोड़ इसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये आ गया 16I बराबर, देखो माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो I बराबर आ गया 4/16, 1/4, और I बराबर आ चुका है 0.25 एम्पियर। मैंने आपको इधर भी यही समझाया, इधर भी यही समझाया, तो दोनों तरीके सही हैं। ये किरचॉफ के नियम को समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा लूप लिया है, उससे समझाया है, ये समझाने हेतु ही है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते, थोड़ा सा जटिल परिपथ लेते हैं। ये हमारे पास में एक और परिपथ है, इस परिपथ में आप देखें कि 2 सेल लगे हुए हैं 14 वोल्ट और 10 वोल्ट के, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 4 ओम, 6 ओम और 2 ओम के। हमारे को ये पूछा है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। हर एक रेजिस्टेंस में से कितनी धारा प्रवाहित होती है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे को क्या करना है, इस लूप का नाम देना है। इसको नाम देता हूं मैं A, इसको नाम देता हूं मैं B, इसे नाम देते हैं हम C, इसको D, इसे E, और इसको मैं नाम देता हूं F। A B C D E F, मैंने ये नाम दे दिए हैं। अब देखिए यहां पर हम बंद परिपथों का चयन करेंगे और उसके अंदर हम किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई कर देंगे। क्या है? बंद परिपथ। आप देखें, बंद लूप हम लेकर चल रहे हैं। बंद लूप हमारे पास में है A B
ई एफ ए बी ई एफ ए से देखो यहां से चले, इसमें से मैं बहने वाली धारा को मान लेता हूं, ये मैं मान रहा हूं, ये I1 धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है? I1, या आप इसको I ले लें, एक बार इसको क्या ले ले? I ले ले, सारा सब कुछ मिट गया है दोबारा, ये I ले लिया मैंने यहां पर, और यहां पर आते ही इसको मैं ले लेता हूं फिर से, यही समस्या क्रिएट हो गई है। चलिए अब देखें, अब यहां पर इस धारा को मैं दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं, इस वाली को I1 कह दूं, इस वाली को I2 कह दूं। आपको ये मानना है, अपने हिसाब से मान लेना है, हर एक लूप में से बहने वाली धारा ये है, हर एक शाखा में से अलग अलग बहेगी, तो ये शाखा अलग है, ये शाखा अलग है, ये शाखा अलग है। तो देखो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि इस संधि के ऊपर I है ना, वो दो टुकड़ों में टूट गई है। I है, उसका जो मान है वो I1 प्लस I2 के योग के बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है अपने पास में। अब यहां पर ध्यान दें, मैं एक क्लोज लूप ले लिया मैंने, ए बी ई एफ ए, और इसमें यहां से चला मैं, तो यहां से चला तो धारा तो आ रही है I, तो 4 इंटू आई इंटू आर होता है, तो 4I। फिर मैं इधर चला तो इसमें माइनस से प्लस की ओर जा रहा हूं, तो माइनस में लेंगे इसके वोल्टेज को, 10 है तो 10 ले लिया। फिर धारा इधर ही मानी है हमने, और I1 इधर ही मानी है ना, तो इस रेजिस्टेंस में से प्लस में 6 इंटू I1 हो गया। देखो भाई क्यों लिया ऐसा, वो समझ में आना चाहिए। धारा हमने इधर मानी है, तो 6 इंटू I1, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आ गया। फिर यहां से यहां तक, फिर ये माइनस से प्लस की ओर कूद रहे हैं, तो यहां पर भी इसका जो वोल्टेज है वो माइनस में लेंगे, और इन सब का जोड़ किसके इक्वल कर देंगे? 0 के इक्वल कर देंगे। okay? अपने पास में क्या आ गया? 4 I की जगह में लिख सकता हूं I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, 6 I1 बराबर, इन दोनों का आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए तो 24 आ गया। तो ये I1 तो आ गया अपने पास में 10 I1, और I2 अपने पास में आ गया, देखें 10 I1 प्लस 4 I2, 4 I2 बराबर 24, बराबर क्या आ गया? 24 आ गया। ये आ गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम एक और लूप ले लेते हैं, यहां पर लूप ले लेता हूं मैं। देखिए कौन सा लूप लेकर चल रहे हैं? लूप बी सी डी ई बी में, ये लूप हमने ले लिया है। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दें, बी से हम चले, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां रेजिस्टेंस है, तो 2 गुणा में I2, 2 गुणा में I2, भाई यहां से धारा बह रही I2, ये है 2, फिर यहां से चले, इधर चले, हम इधर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, अब धारा आ रही है इधर, हम जा रहे हैं इधर, अरे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं ना, तो यहां से धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगा रहे हैं, तो माइनस में 6 I1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस में 6 I1। अब इसमें प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, तो इसके जो वोल्टेज है उसको हम लेंगे प्लस में 10, और सबका टोटल 0 के बराबर, और कोई इसके अंदर विभव पतन हो नहीं रहा है, तो अपने पास में ये आ गया 2I2 माइनस 6 I1 बराबर माइनस में 10। अब इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3। अपने पास में दो इक्वेशन आ गई है, दो ज्ञात राशियां हैं I1 और I2। I1 I2 की वैल्यू निकल जाएगी तो I भी निकल जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 और 2 से, 2 और 3 से इसको हम समझ लेते हैं। अपने पास में देखो यहां पर I2 है 2 और उधर I2 है 4, I2 कितने हैं? 4। तो समीकरण 3 को मैं 2 से गुणा कर देता हूं, समीकरण 3 गुणा 2 से, इसको हम किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे तो माइनस में 12 I1, इसको 2 से गुणा करेंगे तो प्लस में 4 I2, इसको 2 से गुणा करेंगे तो माइनस में 20, और ये आ गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 4।
इक्वेशन नंबर 2 अपने पास में है, इक्वेशन नंबर 4 अपने पास में है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि दोनों को माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 में से 4 को घटा देता हूं। 2 में से किसको घटा देता हूं, 4 को। तो 10i1 प्लस 4i2 बराबर 24। इसको घटा देते हैं, पहले एक बार लिख देता हूं मैं इसको एज इट इज। 12i1 प्लस में 4i2 बराबर माइनस में 20। इसको हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ करें, ये आ गया 22i1। कितना आया, 22i1। ये हो गया 0, ये प्लस में ले लिया तो ये हो गया 44। ये कितना हो गया, 44। ये अपने पास में आया। यहां से i1 बराबर कितना आ गया, 44 बट्टे में 22 बराबर आ गया 2 एम्पियर। i1 की वैल्यू तो कितनी आ गई है, 2 एम्पियर आ चुकी है। समीकरण 2 से निकाल दो। समीकरण 2 से अपने पास में i1 की वैल्यू आ गई है, तो 10 गुणा 2 प्लस में 4i2 बराबर अपने पास में है 24। बराबर अपने पास में क्या है, 24। 4i2 बराबर 24 माइनस 20, तो i2 बराबर कितना आ गया, 4 बचा, इधर भी 4 बचा, ये आ गया 1 एम्पियर। कितना आ गया है, 1 एम्पियर। i1 और i2 का मान आ चुका है। आप i की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखो यहां पर i की वैल्यू भी देख लीजिए। i की वैल्यू अपने पास, i1 कितना, 2 एम्पियर, i2 कितना, 1 एम्पियर, तो i की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। तो आपको प्रत्येक भाग में से बहने वाली धारा का पता चल गया होगा। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने किरचॉफ के नियम के बारे में डिटेल से पढ़ा, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे से जुड़े हुए हैं और हमारे हैंड रिटन नोट्स या वीडियोस के कोर्स यदि आप लेना चाह रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मैंने इस वीडियो के लिंक में भी अपनी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। इसके अलावा आप इन नंबर पर व्हाट्सअप करें, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं, केवल और केवल व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। और इन नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। अब एप्लीकेशन पर ऐसा क्या है, आप एप्लीकेशन पर क्यों जाएंगे, उसके पीछे है, आप यदि क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, या आप 12th क्लास में है, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RUHS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा लैब असिस्टेंट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है। इसमें आपको 2 चीजें मिलेगी। एक तो आपको अच्छी क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स। साथ में वीडियोस के कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही लो प्राइस में। उसमें मिनिमम चार्ज है, जो मेंटेनेंस चार्ज है वही हम लेते हैं। इसके अलावा अपना बहुत ही मिनिमम चार्ज में कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, दोनों में आपको मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो आप जाइए, विजिट कीजिए। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में जो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा, व्हीटस्टोन सेतु में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।